नमस्कार साथियों, जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी के इस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के विषय में। और हमेशा की तरह इसे भी हम अनेक टॉपिक्स और सब टॉपिक्स के बीच में डिवाइड करके देखेंगे और ध्यान रखेंगे कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटे ना। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उच्च न्यायालय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि एक उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों की एक प्रणाली राज्य न्यायपालिका का निर्माण करती है। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में 3 प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में सर्वोच्च न्यायालय के स्थान पर उच्च न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया था, जिसे 1858 में विधि आयोग के प्रस्ताव पर अनुमोदित किया गया था। समय के साथ अन्य उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। मई 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक चार्टर जारी किया और जून 1862 में मद्रास और बॉम्बे के उच्च न्यायालयों ने चार्टर जारी किया। परिणाम स्वरूप कलकत्ता उच्च न्यायालय देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया। संविधान उच्च न्यायालयों की संरचना और आधार स्थापित करती है। तो हम यहाँ पे जो कुछ इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम है उसको देखें तो 1861 में तीनों प्रेसिडेंसी जो उसमें मुख्य थे, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, वहाँ पर उच्च न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया था, जिसे 1858 में विधि आयोग के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो 1862 में उच्च न्यायालय कलकत्ता ने चार्टर जारी किया और इसके हिसाब से वह देश का पहला उच्च न्यायालय बना। तो संविधान उच्च न्यायालयों की संरचना और आधार को स्थापित करता है। तो हमारे यहाँ जो है वो संविधान ही न्यायालयों की संरचना और आधार को स्थापित करता है। वर्तमान स्थिति ये है कि वर्तमान स्थिति 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 25 उच्च न्यायालय हैं, और आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय राज्य के लिए एक नया अतिरिक्त है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 को हुई थी। अब उच्च न्यायालय की संवैधानिक प्रावधानों को देखेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 231 के तहत संसद के 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति है। तो कहने का तात्पर्य है कि कुल राज्य हमारे 28 हैं, लेकिन उच्च न्यायालय 25 हैं। तो मतलब कि कुछ उच्च न्यायालय ऐसे भी हैं जो एक से अधिक राज्यों में के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो उच्च न्यायालयों की ताकत या शक्तियों के विषय में बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर आवश्यक समझे क्षमा कीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर आवश्यक समझे। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के विपरीत उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या परिवर्तनशील होती है और राष्ट्रपति द्वारा मामले दर मामले के आधार पर उच्च न्यायालय के समक्ष सभी कार्य की मात्रा को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया जा सकता है। अगली टॉपिक को देखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, पहली चीज। लेकिन मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे। न्यायाधीश का स्थानांतरण अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकते हैं। ये अनुच्छेद आर्टिकल 222 के तहत होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का कार्यकाल और निष्कासन का क्या प्रावधान है, अब इसको देखेंगे। तो एक उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक कार्य करता है। न्यायाधीश की आयु संबंधित किसी विवाद का समाधान राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति के मर्जी तक पद पर नहीं रहता है। अब इनका निष्कासन के विषय में बात करें
तो संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। हटाए जाने का आधार क्या होगा? तो केवल दुर्व्यवहार और अक्षमता ही हो सकती है। राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और उसी सत्र में उपस्थित मतदान करने वाले प्रत्येक सदन के सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित भाषण देने के बाद पारित आदेश प्राप्त हुआ है। पुनः देखेंगे इसको। राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और उसी सत्र में उपस्थित और मतदान करने वाले प्रत्येक सदन के सदस्यों की 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित भाषण देने के बाद पारित आदेश प्राप्त हुआ है। तो तात्पर्य यह है कि इसे स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं, आप सब लोग जानते होंगे। तो ये सिंपल मेजॉरिटी से नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी से होता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन तो अनुच्छेद 221 के तहत उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश ऐसे भत्तों और अधिकारों का हकदार है जो संसद समय समय पर अनुपस्थित की छुट्टी और पेंशन के संदर्भ में तय करती है। हालांकि किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद इसे उसके नुकसान के लिए नहीं बदला जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ अनुच्छेद 219 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति को पद ग्रहण करने से पहले राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ तथा प्रतिज्ञा लेना होता है। मतलब कि वो शपथ राज्य के राज्यपाल के समक्ष लेंगे। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं। तो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की? तो अब हम लोग ये देखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पद के लिए योग्य व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। भारत के में न्यायिक क्षमता में कम से कम 10 वर्षों तक सेवा की हो। कम से कम 10 वर्षों तक उसने लगातार उच्च न्यायालय या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों में वकील के रूप में काम किया हो। उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार और शक्तियों को देखेंगे। अब तो सबसे पहले प्रादेशिक क्षेत्राधिकार देखेंगे। तो उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार राज्य की क्षेत्रीय सीमा से सटा हुआ है। हालांकि यदि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करती है या अपने अधिकार क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ाती है तो उच्च न्यायालय का अधिकार उन क्षेत्रों तक फैल जाता है। उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और अन्य प्रशासनिक मामले को संविधान में व्यापक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है। तो मूल न्यायाधिकार, तो मूल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देखेंगे। तो प्रेसिडेंसी टाउन के उच्च न्यायालय के पास मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार है, जबकि अन्य उच्च न्यायालयों के पास ज्यादातर अपीलीय अधिकार है। अन्य उच्च न्यायालय के पास केवल नौवहन विभाग, प्रोबेट, वैवाहिक और न्यायालय की अवमानना के मामले में मूल क्षेत्राधिकार है। दीवानी और आपराधिक विवादों में पहले प्रेसिडेंसी उच्च न्यायालयों के पास प्रारंभिक क्षेत्राधिकार था। हालांकि 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता ने सभी उच्च न्यायालयों को उनके मूल आपराधिक अधिकारों से वंचित कर दिया। मूल क्षेत्राधिकार अब केवल एक विशिष्ट सीमा से अधिक मूल्य वाले नागरिक मामलों पर लागू होता है। अपील न्यायिक क्षेत्र, एपिलेट जुरिस्डिक्शन। तो सभी उच्च न्यायालय अपीलीय अदालतों के रूप में अपनी निचली अदालतों और मूल पक्ष दोनों से दीवानी और आपराधिक मामलों की अपील सुनते हैं। विभिन्न उच्च न्यायालय में इंट्रा कोर्ट अपील की अनुमति है। एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ उसी कौन था विभिन्न उच्च न्यायालयों में इंट्रा कोर्ट अपील की अनुमति है। एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ उसी उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील की जा सकती है। दूसरी ओर उच्च न्यायालय के पास देश की सैन्य सेवाओं को नियंत्रित करने वाले कानून के तहत गठित न्यायाधिकरणों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। रिट क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने और किसी अन्य उद्देश्य के निर्देश
आदेश या रिट जारी करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार के बीच में अब अंतर को देखेंगे हम लोग। रिट आर्टिकल 32 होता है सुप्रीम कोर्ट के राइट टू कंस्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें 5 प्रकार के रिट इशू किए जाते हैं, वो आप लोग जानते होंगे। वैसे हम लोग आगे की वीडियो में इसकी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम लोग सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार के बीच में अंतर देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय केवल तभी रिट जारी कर सकता है जब किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया हो। उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और नागरिकों के सामान्य कानूनी अधिकारों दोनों के लिए रिट जारी कर सकता है। अतः उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय से अधिक है, सिर्फ रिट के क्षेत्राधिकार के विषय में। फिर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो उच्च न्यायालय केवल तभी सर्वोच्च न्यायालय केवल तभी रिट जारी कर सकता है जब किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया हो। उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के ये रिपीटेड है शायद, फिर से देखते हैं। अनुच्छेद के अंतर्गत 32 अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय पीड़ित व्यक्ति को राहत देने के लिए अपने रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी। यहाँ पे अगर हम मतलब आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पे ये आर्टिकल 226 है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो मतलब यहाँ पे ये इनके लिए है कि ये रिट जारी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, विवेकाधिकार पर है। सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्रीय अधिकार पूरा करते हुए पूरे देश को कवर करता है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सीमित है। उपयुक्त के अलावा उच्च न्यायालयों के पास निम्नलिखित कार्य और शक्तियां हैं। उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक और पर्यवेक्षिक कार्य क्या होते हैं, इसको देखते हैं। अनुच्छेद 229 गारंटी देता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय का अपने स्टाफ के सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण है। इस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को नियुक्त करने का अधिकार है। इस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को न्यायालय के अधिकारों और सेवकों को नियुक्त करने का अधिकार है। उसके पास कर्मियों की कामकाजी परिस्थितियों को विनियमित करने और कर्मचारियों के किसी भी सदस्य को न्यायालय की नौकरी से बर्खास्त करने का भी अधिकार है। उच्च न्यायालय की किसी राज्य की न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय है राज्य की। अनुच्छेद 227 के तहत एक उच्च न्यायालय को सभी न्यायिक और प्रशासनिक मामलों में सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण और नियंत्रण का अधिकार है। अब देखेंगे अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अभिलेख न्यायालय। तो उच्च न्यायालयों के फैसले का निचली अदालतों को पालन करना चाहिए। भविष्य में किसी भी मामले इसकी प्रक्रिया और निर्णय से संबंधित होंगे। इसे इसकी और इसकी अधीनस्थ अदालतों की अवज्ञा करने वालों को दंडित करने का अधिकार है। यह अपने अधीनस्थ न्यायालयों के रिकॉर्ड भी देख सकता है। अब देखरेख सशस्त्र बलों से संबंधित मामलों को छोड़कर प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर संचालित सभी अदालतों और न्यायाधिकरण की निगरानी करने की शक्ति है। उच्च न्यायालय अपने अधीन आने वाले अदालतों को संचालन की निगरानी और प्रशासन करता है। साथ ही उसकी गतिविधियों के संचालन के लिए नियम और कानून भी स्थापित करता है। इस शक्ति को क्रियान्वित करने का अधिकार उच्च न्यायालय को है। मांग करें कि ऐसी अदालतें अपने निष्कर्ष लौटाएं। ऐसी अदालतों की कार्यप्रणाली और कार्यवाहियों को नियंत्रित करने वाले सामान्य नियम बनाना और जारी करना, साथ ही प्रपत्र निर्दिष्ट करना। उन प्रपत्रों को निर्धारित करें जिनमें ऐसे किसी भी न्यायालय के अधिकारियों को अपनी किताबें और खाते रखने होंगे और मामलों की एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 235 के तहत निचली अदालतों के अधिकारियों की नियुक्ति, पदानवति और अनुपस्थिति अवकाश के संबंध में नियम और विनियम भी निर्धारित कर सकता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू। उच्च न्यायालय के पास केंद्र और राज्य सरकार दोनों के विधायी और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता
की समीक्षा करने की शक्ति है। यद्यपि न्यायिक समीक्षा शब्द हमारे संविधान में शामिल नहीं है, अनुच्छेद 13 और 226 स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और प्रावधान को देखते हैं, जैसे अनुच्छेद 214 राज्य के लिए उच्च न्यायालय, 215 उच्च न्यायालय अभिलेखों के न्यायालय के रूप में, 216 उच्च न्यायालय का गठन, 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की नियुक्ति तथा दशाएं, 218 उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय से संबंध कतिपय प्रावधानों का लागू होना, 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण, 220 अस्थायी न्यायाधीश बहाल होंगे, बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध, 221 न्यायाधीशों का वेतन, 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण, ये 222 में आता है, 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, 224 अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति, 224A उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, 225 उच्च न्यायालयों की क्षेत्राधिकार, 226 कतिपय याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति, 226A अनुच्छेद 226 के तहत केंद्रीय अधिनियम एवं संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना, 227 उच्च न्यायालय का सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति, 228 उच्च न्यायालय में कतिपय मामलों का स्थानांतरण, 228A राज्य अधिनियम की संवैधानिक वैधता से संबंध प्रश्नों का विस्तरण के लिए विशेष प्रावधान, 229 पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों में व्यय, 230 उच्च न्यायालयों में क्षेत्राधिकार संघीय क्षेत्रों का विस्तार, 231 दो या अधिक राज्य के लिए साझे न्यायालय की स्थापना, इम्पोर्टेंट हो सकता है, 232 व्याख्या निरस्त कर दिया गया, मतलब ये आगे है बुक पे हमने देखा। ठीक है, सो आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हम यहाँ पे एक बार बता देना चाहेंगे कि हमने यहाँ शुरू किया है बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स मिशन 70, जिसमें हमने 70 टारगेट किया कि 70 एस्पिरेंट्स को हेल्प करेंगे कि वो बीपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए मिशन 70 में। और हमने बहुत ही अच्छा ये कोर्स डिज़ाइन किया। अगर आप देखें तो प्रीलिम्स के लिए हमने फाउंडेशन कोर्स जिसमें वीकली टेस्ट इंक्लूडेड है और स्मार्ट वर्क पे ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि एलिमिनेशन टेक्निक्स का उपयोग करना सिखाया जाएगा। टेस्ट सीरीज़ है इसमें, और मेंस के लिए भी हम कंप्लीट सिलेबस कवरेज करेंगे। आंसर राइटिंग होगा, टेस्ट सीरीज होगा।